आदाब, मैं इरफान, आप देख रहे हैं भारत रिप्रेजेंटर। आज फिर बिहार की सियासत को लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हैं और बहुत सारी बातें करेंगे जो शायद आपसे परे है या आप इसे नहीं समझते हैं कि आखिर बिहार की सियासत में बिहार वासियों को कैसे कुछ नेता छल रहे हैं और कैसे कुछ नेता आज भी उसी स्टाइल में, जिस स्टाइल में वो 90 के दशक में थे और 90 के दशक में उनका एक रोड मैप था जिस पर वो सियासत करते थे। लेकिन कैसे कुछ नेता बहुरूपिये की तरह या गिरगिट की तरह सत्ता के लिए, सत्ता की सुख भोगने के लिए वक्त वक्त पर अपनी राजनीति को चेंज किया और अपना स्टेटमेंट भी चेंज किया। बात लालू की, बात नीतीश की, बात आरसीपी सिंह की, बात पप्पू यादव की, बात ओवैसी की, इसके अलावा बात गिरिराज सिंह की, यानी कि बीजेपी की। आप उठाकर देख लीजिएगा कि तो 35 सालों में, यानी कि जो 35 साल का जो कार्यकाल रहा है पिछले, उसमें बीजेपी कहीं नहीं दिखी। बिहार की सियासत में हमेशा बीजेपी हाशिए पर रही है। हालांकि हमेशा बीजेपी की एक कोशिश रही है कि बिहार के सत्ता में वो विराजमान हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि बिहार वासियों ने जो भी चुना या जब भी चुना बड़े माइंड लगाया। उसने अपनी राजनीति को कभी बिखरने नहीं दिया। बिहार वासियों ने कभी भी बिहार में कॉमनल पॉलिटिक्स की एंट्री नहीं दी। हमेशा समाजवाद को ऊपर रखा, हमेशा समाजवाद को संजोए रखा। जब भी हिंदू मुसलमान की किसी ने बात की, कॉमनल पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, बिहार ने उसे उठाकर फेंक दिया और शायद इसी का खमियाजा बीजेपी ने भुगता है। अब आपको मैं एक बात बता दूं, आपको याद होगा कि जब सोमनाथ से जब यात्रा लेकर अडवाणी निकले, यानी कि लाल कृष्ण अडवाणी, लालू जी ने कैसे उन्हें गिरफ्तार किया। यह बिहार में ही हुआ। बिहार से पहले भी कई राज्यों से उनकी यात्राएं निकली थी, लेकिन किसी राज्य में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। और लालू जी आज भी उसी डरने की पॉलिटिक्स करते हैं, उसी डरने की राजनीति करते हैं। परसों जब गिरिराज सिंह ने जब बयान दिया, या गिरिराज सिंह के एमपी ने जब बयान दिया, प्रदीप सिंह ने, कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा या खुद को हिंदू कहना होगा, इसके बाद से बिहार की सियासत गर्म हो गई। यह सरासर मुसलमानों में प्रहार था प्रदीप सिंह के द्वारा। हालांकि उस डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 43% मुस्लिम हैं। आप बिहार जैसे राज्य में अगर देख लीजिएगा तो सीमांचल एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें करीब जो है 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया। इसमें सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी है। और ऐसे में आप अररिया में अगर देखिएगा तो वहां 43% मुस्लिम आबादी है। इसके बाद भी ऐसे जगह पर अगर प्रदीप सिंह बयान देते हैं कि मुसलमानों को अगर रहना होगा तो खुद को हिंदू कहना होगा, ये बहुत बड़ा बयान है। अगर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए अररिया में तो वहां की पॉलिटिक्स चेंज कर देगी, सियासत की जो डेमोग्राफी है ना उसको बदलकर फेंक देगी। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मुसलमान हमेशा उस चीजों को पसंद किया, खास करके बिहार में, ताकि बिहार की राजनीति हमेशा सेकुलर रहे, कॉमनल ना हो। और जानते हैं आरसीपी सिंह के, प्रदीप सिंह के बयान के बाद तेजस्वी यादव ने क्या कहा। हालांकि लालू यादव की राजनीति उनमें नहीं देखी जाती, तेजस्वी यादव में, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने एक बात कही कि अगर मुसलमानों के साथ कुछ हुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन इसके बाद लालू यादव का बयान आया कि भारत में हर जाति समुदाय के लोग रहेंगे, क्योंकि आजादी की लड़ाई में सभी ने हिस्सा लिया, सभी ने भाग लिया, सभी ने लड़ाई लड़ी। यही लालू की पहचान है। हालांकि पत्रकारों ने जब लालू यादव से पूछा कि बिहार की सियासत उत्तर प्रदेश की सियासत से प्रभावित हो रही है, बहराइच वाली वाकयात या दंगे यहां भी हो सकते हैं, तो लालू यादव का बयान क्या था आप जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे रहते हुए बिहार में दंगा असंभव है।
अगर उनके अपने जबान से कहिए तो वो कहते हैं कि हमरा रहते हुए बिहार में दंगा हो नहीं गा सकत, इसलिए तो निश्चिंत रहो लोगन। ये लालू जी का बयान है। हालांकि अभी जो ये सारा तमाशा और मामला जानते हैं क्यों हो रहा है? ये सारा तमाशा और मामला इसलिए हो रहा है कि 2020 में विधानसभा चुनाव है बिहार में, और उससे पहले 4 सीट पर यानी कि इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी, इस पर उपचुनाव है। और इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि इस किले को जो फतह कर लेगा उसको यह समझा जाएगा कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगा। यानी कि जनता के बीच उसके प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी कि इस 5 सालों में जनता उसके साथ है। हालांकि यहां अगर देखा जाए तो कई पार्टियां खेल कर रही है। अगर मुस्लिम वोटों पर अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर नजर गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 18% वोट अगर हमें मिल गया तो फिर हम भी 35 साल तक बिहार के सत्ता में विराजमान रह सकते हैं। अगर बिहार के सत्ता से उतर भी गए फिर भी सत्ता के केंद्र में हम खेल सकते हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक हम जीवित रहेंगे, जिस तरह से लालू यादव जीवित रहे 90 के दशक से लेकर अब तक। नीतीश कुमार जिस तरह जीवित है हम भी जीवित रहेंगे। इसीलिए वो 18% मुसलमानों की आबादी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ओवैसी साहब, कास्ट पॉलिटिक्स, हालांकि मुसलमानों की समस्याओं पर हमेशा बात करते हैं, जाहिर सी बात है उन्हें मिलना भी चाहिए वोट। किसी भी मुद्दे को उठाकर देख लीजिए, ओवैसी साहब संसद में जरूर दहाड़ते हैं, बोलते हैं, तो उन्हें वोट मिलना चाहिए। इसलिए वो हमेशा मुसलमानों की बात करते हैं। यहां वो भी हैं, उनको भी दिख रहा है कि बिहार में 18% मुसलमान हैं और इनका वोट मुझे मिलना चाहिए। आपको याद होगा कि 2020 में जो चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें उन्हें सीमांचल से 5 सीटें मिली भी थी, इसी का नतीजा था। और फिर जब 25 में चुनाव होगा शायद उन्हें बेनिफिट मिलेगा। अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन उनको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उनके जो सितारे हैं ऐसा नहीं है कि वो नीचे जा रहे हैं, उनके भी सितारे गर्दिश में हैं और जो रंग लाएंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर को आप देख लीजिए। प्रशांत किशोर भी आंकड़े के बाजीगर हैं, यानी कि उनके पास जो है उनकी जो टीम है वो आंकड़ा जुटा कर रखी है। लेकिन यहां भी एक बात मैं कहूंगा, बात यह कहूंगा कि प्रशांत किशोर अपने टीम के जरिए आंकड़े जुटा लेते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जो बिहार की सियासत में आज के डेट में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद सबसे सशक्त पार्टी है आरजेडी, जो लालू की है। और आज आप देख लीजिए कि जितनी भी पार्टियां बिहार में सभी का प्रहार लालू यादव पर है, यानी कि सभी आरजेडी पर प्रहार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव पर हमेशा प्रहार कर रहे हैं। बीजेपी, आरसीपी सिंह, नीतीश कुमार, ओवैसी साहब सभी प्रहार कर रहे हैं। यानी कि बिहार में 1-5 की लड़ाई है। एक तरफ आरजेडी है, दूसरी तरफ बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां जो बीजेपी के साथ चल रही हैं सभी उसके साथ हैं। तो लड़ाई इसलिए है क्योंकि लालू यादव के पास मुसलमानों का वोट है। अब वो क्यों है? क्योंकि लालू यादव हमेशा से सेकुलर राजनीति के लीडर रहे हैं। लालू यादव को उठाकर आप देख लीजिएगा तो कुछ चीजें लालू यादव की है जो अचंभित करती है। जैसे घर में कोई लेडीज सब्जी देने आती है, लालू यादव को दिख गया कि वो कई सालों से सब्जी दे रही है, अचानक बुलाया, पूछ लिया कि तुम एमएलसी बनोगी? उसने हां ना कुछ में जवाब नहीं दिया। लालू यादव ने उसे उठाकर एमएलसी बना दिया। लालू यादव कहीं घूमने गए और कोई गांव का अगर मुसहर, ढांगर या छोटे जाति का तबका का कोई अगर शख्स मिल गया, लेडी मिल गई जिसकी शादी हुई है, लालू यादव उसे उसी तरह पेश आते हैं जैसे अदर लोग अपने समुदाय के लड़कियों से मिलते हैं, उस तरह से पेश आते हैं। यानी कि लालू यादव का हर तबके से ताल्लुक रहा है और शायद यही वजह है कि हर तबका उन्हें वोट करता है, और खास करके जो छोटे जाति के लोग हैं। हालांकि इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी जो समीकरण थी, एमवाई समीकरण, इस समीकरण से वाई गायब है। कुछ पप्पू यादव ले गए और कुछ जो है बीजेपी के साथ चले गए।
वो टिकट को लेकर, लेकिन आज भी उनके साथ एम बना हुआ है। और कल जब उन्होंने बयान दिया तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने कि बिहार में अगर मुसलमानों को कुछ हुआ तो ईंट से ईंट बजा देंगे, फिर मुसलमान कॉन्फिडेंस में आए और फिर मुसलमान लालू यादव के सपोर्ट के लिए खड़े हैं। अगर ये सारी चीजों का स्टडी कीजिएगा तो आप देखिएगा कि बिहारी नहीं बल्कि देश में लालू से बड़ा सेकुलर लीडर आपको ढूंढने से नहीं मिलेगा, जिसने कभी भी किसी भी नीति से समझौता नहीं किया, जिसने कभी भी अपने सामने जो बड़ी पार्टियां हैं उसने दबाव बनाया, फिर भी दबाव में अगर समझौता नहीं किया और बिल्कुल जहां था वहीं स्टेबल रहा। लेकिन उसी के बरक्स आप नीतीश कुमार को देख लीजिए, हालांकि दोनों समाजवादी नेता हैं। नीतीश कुमार ने जब भी सत्ता का सुख लेना चाहा ले लिया, कभी बीजेपी से अगर परेशानी हुई तो गठबंधन में शामिल होकर ले लिए, और जब गठबंधन में बात नहीं बनी तो फिर बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि आप पूरा उठाकर देखिएगा अगर उनकी राजनीतिक कैरियर, तो आपको समझ में आएगा कि नीतीश कुमार को भले लोग सेकुलर कहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो राजनीतिक डेमोग्राफी है वो कॉमन नहीं है। क्योंकि आप एक छोटी सी बात समझ लीजिए, इंसान जैसा होता है उसका परिवेश भी ऐसा ही होता है, उसका समाज भी ऐसा ही होता है, उसकी सोच भी वैसा ही होती है। अक्सर आपके विपरीत सोच के लोगों से आपकी दोस्ती नहीं हो सकती। फिर नीतीश कुमार अगर समाजवादी नेता थे तो फिर उनके बरक्स जो उल्टे लोग थे राइट विंग से, उनकी दोस्ती कैसे हो गई? क्योंकि नीतीश कुमार उसी मानसिकता के हैं। और नीतीश कुमार सच पूछिए तो 20 साल के अंदर जिस तरह से बिहार के मुसलमानों को छला है, ये मुसलमान समझे नहीं। मुसलमान सिर्फ ये समझ कर रह गए कि नीतीश कुमार सेकुलर है। हालांकि परसों जो अररिया में जो घटना घटी, अगर इसका स्टडी कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका पूरा कमांड नीतीश कुमार के पास था। वो अगर चाहते तो गिरिराज सिंह को गिरफ्तार कर सकते थे, वो चाहते तो ये रैली भी नहीं होती, वो चाहते तो जिस तरह से उन्होंने प्रदीप सिंह को सुरक्षा प्रदान किया है, क्यों किया? वो चाहते तो कार्रवाई हो सकती थी, उनकी पुलिस उन पर एफआईआर दर्ज कर सकती थी, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। अब इसका नीतीश कुमार को क्या लाभ है आप देखिए। नीतीश कुमार एक तरफ नहीं बोलते हैं ताकि मुसलमान ये समझे कि नीतीश कुमार सेकुलर हैं, बीजेपी वाले कुछ भी करते हैं लेकिन नीतीश कुमार बोलते नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार यही चाहते हैं कि मैं कुछ ना बोलूं और मुसलमान मुझे सेकुलर समर्थन वोट दे दे, और दूसरी बात बीजेपी के समर्थन वाली वोट हमें ये इसलिए मिल जाए कि हमने बीजेपी के नेताओं ने जो कम्युनल काम किया है, जो मुसलमानों के विरोध में जो बयान दिया है, तो वो ये समझकर वोट कर दे कि नीतीश कुमार का इसमें सहयोग था, तभी गिरिराज सिंह या प्रदीप सिंह मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी बयान दे दिया। यह है नीतीश कुमार की असल राजनीति। लेकिन इस बात को मुसलमान आज भी समझने को रवादार नहीं है। संसद आज आप उठाकर देख लीजिए तो संसद मुक्त मुसलमान है, आज किसी पद पर मुसलमान नहीं है। अगर नीतीश कुमार इतने बड़े अगर मुसलमानों के नेता होते या सेकुलर लीडर होते तो अपने कोटे से मुसलमानों को भेज सकते थे संसद। वो चाहते तो जिस तरह से आपको याद होगा कि स्मृति ईरानी को जिस तरह से बीजेपी ने नॉमिनेट करके और उसके बाद मंत्रालय सौंप दिया, नीतीश कुमार भी किसी बड़े नेता को, यानी कि उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं, मुस्लिम नेता, उनको नॉमिनेट करके और संसद भेज सकते थे, किसी मंत्रालय को दिला सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद भी बिहार में नीतीश कुमार सेकुलर लीडर है, ये सुनकर कभी कभी हंसी आती है। अच्छा, इसके अगर उलट आप जाइएगा, अगर उनके लोग कहते हैं कि विकास पुरुष है, काफी उन्होंने विकास किया है, जितना पुल इस 5 साल में गिरा है,
आप कहीं भी उठाकर देख लीजिए, नीतीश कुमार ने किसी इंजीनियर या किसी अधिकारी पर कार्रवाई की हो। और इस हादसे में जो लोग मरे हैं उनके साथ नीतीश कुमार का व्यवहार क्या रहा है, उन्होंने नीतीश कुमार को क्या दिया है, या नीतीश कुमार ने उनके घर वालों को या उनके जो सगे संबंधी है उनके लिए नीतीश कुमार ने क्या किया है। सच्चाई तो यह है कि नीतीश कुमार सिर्फ मुंह बंद करके बिहार के मुसलमानों को छला है, लेकिन मुसलमान हमारे राज्य के इतने ढेर हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी से निकले आरसीपी सिंह तैयारी में है कि हम पार्टी बना लेंगे। मांझी केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं निकलकर, लेकिन इन तमाम पार्टियां मुसलमानों के खिलाफ हर रोज विपरीत गतिविधि चलाती हैं। लेकिन 18% की आबादी वाले मुसलमान अपना पार्टी नहीं बना पाते। और अपमान तो मत पूछिए, प्रशांत किशोर अपमान करते हैं या उकसाते हैं अब पता नहीं, लेकिन उनकी भाषा जो कहती है ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों को अपमानित करते हैं। कहते हैं कि सबसे फटा हाल खस्ता हाल बिहार का मुसलमान है। वो कहते हैं कि मुसलमानों के एजुकेशन से कोई लेना देना है ही नहीं। वो कहते हैं कि मुसलमान संघर्ष ही नहीं करता। अब अगर उठाकर देख लीजिएगा, अगर समीक्षा कीजिएगा तो आपको पता चलेगा सच है। अगर मुसलमान संघर्ष करता तो यह 18% मुसलमान बिहार में डिप्टी सीएम जरूर बना लेता, लेकिन नहीं। हालांकि एक बार डिप्टी सीएम नहीं बल्कि जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी को जो है बड़ा पोस्ट दिया गया। इससे पहले जो गठबंधन की सरकार थी नीतीश कुमार और लालू यादव की, उसमें उन्हें बिहार का जो है वित्त मंत्रालय सौंपा गया था। उसके बाद फिर किसी मुसलमान को वित्त मंत्रालय नहीं मिला। हालांकि मैं तो कहता हूं कि सिर्फ मुसलमानों की आबादी या मुसलमानों की जो 18% जनसंख्या है वो सिर्फ अपने नेताओं की गन्ना मंत्रालय तक ही पहुंचा पाता है। और कभी कभी एक्सीडेंटल मंत्री जो है कानून मंत्री लोग बन जाते हैं, वरना गन्ना मंत्री और अल्पसंख्यक मंत्री से ऊपर कभी भी इन्हें नहीं बनाया जाता। और नीतीश कुमार तो बिल्कुल, आप देख लीजिए उठाकर, नीतीश कुमार ने तय कर दिया है कि मुसलमान चाहे जितना भी जीत कर आए, लेकिन जो उच्च पद है, जो उच्च मंत्रालय है, वो सभी 3% और 4% और 2% वाले को दिया जाएगा। यानी कि भूमिहार, राजपूत, उसके बाद कोयरी, उसके बाद जो अन्य जाति है, जो बड़ी जाति, उनको दिया जाएगा। मुसलमान वहीं जाएगा जहां उसकी जगह अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान, इसके अलावा गन्ना मंत्री। बस ये 2 मंत्रालय मुसलमानों के लिए हैं। इसके बाद ये बिहार का मुसलमान नहीं जाग रहा है। और हम इसीलिए कई दिन से लाइव हो रहे हैं कि बताया जाए कि अब जागने का समय हो गया। आप जागिए, अपना स्थिति तय कीजिए। और जागने का सबसे सही फॉर्मूला यही है कि आप अपनी पार्टी बना ले मुसलमान, और पार्टी बनाकर विधानसभा चुनाव में उतर जाए। जब 18% जब डैमेज कीजिएगा ना, तो इसमें कई लोगों की राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। और जिसकी वजह से उन्हें करना क्या होगा पता है? ये जो पार्टी बनेगी मुसलमानों की ना, इनसे उन्हें समझौता करना पड़ेगा। और समझौता करने के लिए 10 या 20 सीट देनी पड़ेगी। और 10 या 20 सीट अगर वो देंगे तो इससे बहुत सारी काम निकल सकते हैं। ये सरकार की कुंजी भी हो सकती है। ये सरकार बना भी सकती है, सरकार गिरा भी सकती है। और इसको फैट में ये नहीं कि सिर्फ एक ही लेना चाहेगा। जिस तरह नीतीश कुमार 45 सीट को लेकर कभी इधर कभी उधर होकर सरकार बना लेते हैं, उस तरह ये 18% बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा काम कर सकता है। अगर इस बात से आपको अगर इत्तेफाक नहीं है तो आप मांझी जी को देख लीजिए। सिर्फ 4 सीट है लेकिन खेल कर रहे हैं। साहनी जी को देख लीजिए। और आरसीपी सिंह जो बनाएंगे उनका भी वही मिशन है। और प्रशांत किशोर भी जो कर रहे हैं उनका भी वही मिशन है। तो इसलिए बिहार के मुसलमानों का भविष्य जो है अपनी पार्टियों में है, न कि आरजेडी और न कि जेडीयू में।
हालांकि जेडीयू से या नीतीश कुमार से लाख गुना ज्यादा बेहतर अदर पार्टियां, क्योंकि 20 साल में जो मुसलमानों को हाशिए पर धकेला गया है, आप उठाकर देख लीजिएगा, किसी में नीतीश कुमार ने नहीं बोला है, लेकिन सभी में उन्होंने सरकार का समर्थन दिया है। चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो नकाब का मामला हो, चाहे वो एनपीआर हो, चाहे वो जो भी हो, सभी में सरकार का समर्थन दिया। और जब उन्हें लगा कि मुसलमानों ने डैमेज कर दिया, यानी कि हमारा वोट मुसलमानों से हो सकता है कट जाएगा, तो फिर फौरन उन्होंने जो मीटिंग बुलाई और किया क्या जानते हैं? फौरन जो है अपनी टीम में बदलाव कर दिया, यानी कि 2 को हटा दिया, 2 को घुसा लिया, 2 को निकाल दिया, 2 को इधर कर दिया, और फौरन जो है ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि ये जो चीजें जो कार्य हुए थे उसको मैं नहीं जानता था। अब जैसे देख लीजिए, वक्फ बोर्ड पर जो है ललन सिंह जमकर बरसे संसद में। जब ऐसा लगा नीतीश कुमार को कि हम तो डैमेज हो गए, तो फौरन जो है ललन सिंह को उनके पद से हटा दिया गया। यह संदेश देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार इस पर जानते ही नहीं है। अब आप जरा बिहार के मुसलमान जरा दिमाग लगाए, पार्टी के मुखिया बगैर जाने, यानी कि पार्टी के मुखिया के बगैर जाने कोई उसका सांसद इतना बड़ा बयान कैसे दे सकता है? किसी भी बिल का समर्थन के लिए पहले मुखिया इजाजत देता है, उसके बाद समर्थन देना पड़ता है, या कोई भी पार्टी का नेता समर्थन देता है। लेकिन नीतीश कुमार किस तरह से बिहार के मुसलमानों को बरगला रहे हैं, झुठला रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं 20 साल से, और मुसलमान ये समझ रहा है कि नीतीश कुमार सेकुलर है। इसलिए अब वक्त है कि अपना रास्ता आप खुद ही तय कर लीजिए। हमारा लाइव आने का मकसद यही है कि बिहार का मुसलमान अपना रास्ता खुद तय करे कि उसे करना क्या है, उसे करना क्या चाहिए। अगर अब तय नहीं हुआ ना, तो फिर इसके बाद रास्ते नहीं है। क्योंकि इस 2025 के विधानसभा चुनाव में कई सारे बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि बीजेपी बिहार में सरकार बना ले, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन आप देख लीजिए। एक तरफ जो है गिरिराज सिंह चाह रहे हैं कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं, दूसरी तरफ सम्राट चौधरी। बीजेपी ने इन दोनों को खड़ा कर दिया है कि आप अपनी शक्ति दिखाइए, और गिरिराज सिंह इसलिए हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं कि केंद्र हमें देख ले कि हमारी शक्ति क्या है, और सम्राट चौधरी भी इसीलिए अकबक अटपट बयान दे रहे हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि सरकार तो नहीं बनेगी, लेकिन नीतीश कुमार के बदौलत बिहार में बीजेपी रहेगी। इसलिए मुसलमानों को यह समझने की जरूरत है कि अपना भविष्य और अपना रास्ता खुद तय करें कि हमें करना क्या है। अगर आज तय नहीं किया तो आने वाले 10 सालों में आपके पास कुछ नहीं होगा, आप हाशिए पर होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब तक के लिए आदाब। अगर आप मेरा न्यूज देख रहे हैं तो भारत रिप्रेजेंटर को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जी करे तब, ऐसा नहीं फ्री में नहीं, अच्छा लगे तब कीजिएगा।